तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए 41 हिंदुओं को मोदी सरकार ने दी गुजरात में भारत की नागरिकता, एक भी मुसलमान नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मतगणना से पहले सपा ने जताई मतगणना में गड़बड़ी की आशंका। अखिलेश बोले किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे धांधली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेल कंपनियों को हो रहा है देश में घाटा। 16 मार्च के बाद भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल पर 12 रुपये दाम। लोगों ने क्या चुनाव हो रहा है खत्म, मोदी ने दिया था हमें सिर्फ लॉलीपॉप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिंदू महिलाओं को लावारिस छोड़कर मुस्लिम महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए आरएसएस चलाएगा देश में अभियान, कई शहरों का करेगा दौरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद ने मोदी अमित शाह को सुनाई खरी खरी, कहा भारत को चीन या पाकिस्तान से अकेले लड़नी होगी जंग, पुतिन की राह पर चल सकते हैं शी जिनपिंग, कोई भी नहीं देगा भारत का साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद हत्या करने के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिवार को येदियुरप्पा ने दिए 25 लाख रुपए। अब तक 10 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अक्षय कुमार का अंधभक्तों ने किया जमकर विरोध। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चे पांडन को बताया हिंदू विरोधी, अक्षय की बढ़ गई है मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से आए 41 हिंदुओं को मोदी सरकार ने दी भारत की नागरिकता, एक भी मुसलमान नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात की बीजेपी सरकार ने शनिवार को पाकिस्तान से आए 41 हिंदुओं को भारत की नागरिकता सौंपी है। इनमें एक भी मुसलमान नहीं है और सभी हिंदुओं को ये नागरिकता दी गई है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने ये जानकारी आज दी है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के कलेक्टर संदपी सागले के दफ्तर में 41 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। पाकिस्तानी हिंदुओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और नागरिकता मिलने पर खुशी जताई है। वहीं आपको बता दें कि जिन लोगों को ये नागरिकता दी गई है उनकी उम्र 14 से 70 वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आवेदन आते हैं और नागरिकता जारी होने से पहले हम दस्तावेजों की जांच करते हैं और उन पर मेहनत करते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि अब तक पाकिस्तान से आए 971 हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक भी मुसलमान इसमें शामिल नहीं है और लगातार CAA कानून और NRC लाकर मुसलमानों को भारत से बाहर भेजने और भारत से हिंदुओं को भारत लाने की मोदी सरकार और RSS की नीति है। इसलिए मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता भारत में दे रही है और जनसंख्या बढ़ा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मतगणना से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र, कहा उत्तर प्रदेश में मतगणना में हो सकती है धांधली, ज्यादा दे ध्यान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी यानी 7वें चरण का आज मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में जबरदस्त सुबह से ही वोटिंग हो रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ 7वें चरण में होता दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब मतगणना भी 1-2 दिन के बाद होनी है। मतगणना के दौरान हमेशा से ही EVM बदलने या बैलेट पेपर चेंज होने के आरोप लगते आए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। रामगोपाल यादव ने पत्र लिखते हुए कहा है कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने वाली है। 500 पर 1 टेबल, 1000 पर 2 टेबल, 1500 पर 3 टेबल रहेंगी। अगर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू नहीं होती है तो शेष पोस्टल बैलेट 20वें चक्र की गिनती के बाद गिने जाएंगे। गिने हुए पोस्टल बैलेट पेपर पास में रखे बॉक्स में रखे जाएंगे। ऐसे में रामगोपाल यादव ने सावधानी बरतने को अखिलेश यादव से कहा है। उनका कहना है कि सपा को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई चपरासी या बाबू या फिर कोई और आसपास भटकने ना पाए। अगर आसपास कोई व्यक्ति भटकेगा तो चुनाव में धांधली होगी और हम चुनाव हार जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, गड़बड़ी होने की आशंका सपा ने भी जता दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने मोदी अमित शाह को सुनाई खरी खरी, कहा पाकिस्तान या चीन ने किया भारत पर हमला तो भारत के साथ नहीं होगा कोई भी खड़ा, अकेले लड़ने पड़ेगी भारत को जंग। दोस्तों आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अगर चीन या पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो उसे यूक्रेन की तरह अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी के घोर आलोचक यशवंत सिन्हा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना उस ड्राइवर से की है जो किसी दुर्घटना की चिंता किए बगैर फर्राटे से अपनी कार किसी भी चौराहे पर दौड़ा दे। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में मंत्रित्व नेता रहे यशवंत सिन्हा ने कहा है कि कल अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस तरह का आचरण करें और वह भारत पर हमला कर दे तो भारत की मदद करने के लिए ना तो रूस आएगा ना अमेरिका आएगा, जबकि अगर भारत किसी देश पर हमला करेगा तो चीन पाकिस्तान का साथ देने के लिए दुनिया भर के देश आएंगे। इसलिए मोदी को सावधानी से कदम उठाने चाहिए। तो ये बड़ी फटकार जो है लगाई है यशवंत सिन्हा ने मोदी
अमित शाह को। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए आरएसएस चलाएगा अभियान, हिंदू महिलाओं को छोड़ा लावारिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश में बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने का मसौदा पेश किया है। इसके लिए बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश किया गया है। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने हिंदू महिलाओं को छोड़कर मुस्लिम महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए देश भर में अभियान चलाने की प्लानिंग की है। ये मंच मुस्लिम महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए पर्सनल लॉ में संशोधन करने के लिए अभियान चलाएगा। इस अभियान के दौरान मुस्लिमों को शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के पीछे की वजह बताएगा। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू संगठनों का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं की शादी कम उम्र में हो जाती है क्योंकि शरिया कानून के तहत ये करना जायज है। वहीं आपको बता दें कि अब आरएसएस ने कहा है कि हम मुस्लिम महिलाओं को जगाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपको 21 वर्ष में ही शादी करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि क्या अब आरएसएस इस्लाम धर्म को भारत के मुसलमानों को पढ़ाएगा। पहले ये अपनी बहन बेटियों को शादी के लिए मनाए, उसके बाद इस्लाम में दखल दे। तो किस तरह से आरएसएस का दखल लगातार अब इस्लाम धर्म में बढ़ता जा रहा है, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेल कंपनियों को हो रहा है भारत में घाटा। 16 मार्च से पहले 12 रुपये बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल पर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इसके बावजूद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से भारतीय बाजार में 4 महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। ICICI सिक्योरिटी ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि पिछले 2 महीने में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण सरकार के स्वामित्व वाली खुदरा तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरेलू तेल कंपनियों को सिर्फ लागत की भरपाई के लिए 16 मार्च 2022 या उससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों पर 12 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने होंगे। यानी 1 महीने यानी 10-12 दिन के बाद अब जो है पेट्रोल और डीजल पर 12 रुपये भारत में बढ़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव खत्म होते ही किस तरह से पेट्रोल डीजल पर अब दाम बढ़ने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन युद्ध के बीच बोले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी जेट में चीन का झंडा लाकर रूस पर बम बरसा दो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद हैरान करने वाला बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट में चीन का झंडा लगाए और फिर रूस पर जाकर बम बरसा दे। यूक्रेन युद्ध के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान काफी अजीबोगरीब है और इससे पहले भी यूक्रेन युद्ध के लिए डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमेरिकी प्रशासन को डरपोक बता चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ट्रंप ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिवार को येदियुरप्पा ने दिए 25 लाख, अब तक 10 लोग की हो चुकी है गिरफ्तारी। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष के परिवार को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा है। आपको बता दें कि उनकी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में राज्य पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 28 फरवरी को शिवमोगा शहर में एक सप्ताह के बाद स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए थे। हर्ष की हत्या के बाद एक सप्ताह के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर मामला गरमाया हुआ था और इस बजरंग दल के हर्ष कार्यकर्ता ने जो है मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद इसकी हत्या हो गई थी और इसी हत्या को लेकर येदियुरप्पा ने 25 लाख रुपए का जो है परिवार को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अन्य भक्तों ने अक्षय कुमार को दिया बड़ा झटका। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चे पानन को बताया हिंदू विरोधी, बढ़ गई है अक्षय की मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की बच्चन पांडे अपनी रिलीज डेट से पहले ही सोशल मीडिया में विवादों पर आ गई है। हिंदू संगठनों ने अक्षय कुमार की फिल्म बच्चे पांडे का विरोध किया है और इसे हिंदू विरोधी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि यूजर्स इस फिल्म को हिंदू विरोधी मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जैसे गंगूबाई फिल्म का हाल हुआ है वही हाल इस फिल्म का भी होगा। यूजर्स में ये नाराजगी 17 फरवरी 2022 के बाद से ही बनी हुई है। इसी दिन अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म का पोस्टर शेयर करके ट्रेलर रिलीज कर जानकारी दी थी। अपने पोस्ट में अक्षय कुमार ने लिखा था कि बच्चन पांडे के नयर तीर और कीर्ति सेनन की होली पे गोली। यूजर ने होली पे गोली टैगलाइन पर ऐतराज जताया और कहा है कि ये हिंदू विरोधी है क्योंकि हिंदू कभी भी गोली नहीं चलाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अक्षय कुमार की फिल्म का अब जबरदस्त विरोध देश में शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में किया दावा, कहा यूपी में बीजेपी फिर बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार, नहीं पड़ेगी समर्थन की जरूरत। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को दावा किया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाएगी। पार्टी नेता ये भी दावा किया है कि बीजेपी को चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का लाभ मिला है। यूपी में 7 चरणों के चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार समाप्त होने के बाद दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने वैज्ञानिक चुनाव अभियान चलाया
इसमें बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक ने सभी ने योगदान दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और उससे किसी अन्य दल के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमित शाह को बहुत ज्यादा विश्वास उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मतगणना से पहले ही किस तरह से सरकारी अफसर लगातार सपा और आरएलडी के कार्यालयों को साफ कर रहे हैं, उनकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। उससे तो यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी अपने दावे लगातार कर रही है। यहां पर आकर अपने फाइल